for applying for the Erasmus scholarship or not? नहीं, इरास्मस की कोई फ़ी नहीं है अप्लाई करने की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इनकी डेडलाइन जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ये नॉर्मली सितंबर से ऑनवर्ड शुरू होती है, मैक्सिमम अक्टूबर से हो जाएंगी। तो ये जनवरी और फेब तक, जनवरी या फेब तक, मैक्सिमम फेब होता है लेकिन नॉर्मली जनवरी तक ही चलती हैं। उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाता है और ये साल में एक बार ही शुरू होती हैं। Zainab Fatma question है, is Erasmus offer PhD or not? सॉरी, Erasmus जो स्कॉलरशिप है वो PhD पे ऑफर कर रही है कि नहीं? नहीं, ये इरास्मस का जो है ये मास्टर है, इसका पूरा नाम है इरास्मस मंदस जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम। तो इसमें आपको इरास्मस के थ्रू सबसे बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको एक क्या कहते हैं, एक वो सर्टिफिकेट तो मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपने ये इरास्मस मंदस की ये डिग्री ली है, यानी जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होते हैं। जिस तरह ये मैंने इरास्मस मंदस जॉइंट ये लिखा हुआ है ना, स्क्रीन अगर आपको शेयर हो रही है तो ये लिखा, ये डिग्री का नाम होता है। इसमें ये सीन होता है कि डिग्री आपको दो मिलती हैं, एक पहले कंट्रीज में जिसमें आपने मास्टर कंप्लीट किया और एक दूसरे कंट्री में जिसमें आपने मास्टर अपना सेकंड ईयर कंप्लीट किया। दोनों कंट्रीज की तरफ से आपको मास्टर्स की डिग्री सेपरेट मिलेंगी और एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे ये मेंशन होगा कि इरास्मस मंदस जॉइंट मास्टर डिग्री, और इसने इस प्रोग्राम में ये अपना मास्टर कंप्लीट किया। जिस तरह मेरा एग्रीकल्चरल फूड एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस था, ये वाला सर्टिफिकेट पे मेरे ये लिखी जाएगी। जबकि डिग्री जो आपको मिलेगी वो डिग्री मिलेगी जिस यूनिवर्सिटी में आपने जिस डिग्री में इनरोल हुए होंगे। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी डिग्री एग्रीकल्चरल एंड फूड इकोनॉमिक्स है, मुझे जस्ट ये आइडिया था कि ये प्रोग्राम है। जब उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं और एडमिशन दे रहे हैं, अगर आप लेना चाह रहे हो तो हमने ओके करें, फिर वहाँ पे मेंशन था कि प्रोग्राम तो आपका ये होगा लेकिन जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो आपको मिलेगी एग्रीकल्चरल एंड फूड इकोनॉमिक्स में। तो इसमें आपको डबल मास्टर डिग्री मिलती है। असलाम खान का क्वेश्चन है सर, रिसर्च प्रपोजल इसके एरasmus के लिए बनाना होता है? यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल वाला एज सच मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा कि जहाँ पे आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना। पर रिसर्च प्रपोजल नॉर्मली आपको वहाँ यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे आपने प्रोफेसर्स को डायरेक्ट अप्रोच करना होता है अपनी एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए कि जी सर मेरा रिसर्च प्रपोजल ये है कि मैंने इस फील्ड में काम किया और मैं आपकी इस फील्ड, आपकी भी यही फील्ड है तो मैं आपके साथ इस खास शोबे में या खास प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन चलता है। सर ये लेटर ऑफ मोटिवेशन का मेन आप थोड़ा सा हमें और भी दे सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके एक अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन बना सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें तीन चीज़ें आपने फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी का तो खैर ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है। उसमें लिखा होता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम में ये चीज़ें, मतलब ये डिग्री हासिल की और इसमें आपने ये कोर्स पढ़े हैं। एक तो हो गया कि बैकग्राउंड, फिर उसमें आपने आना कि नेक्स्ट आप किस में जा रहे हैं, किस में जाना चाह रहे हैं और क्यों जाना चाह रहे हैं। मतलब लेट्स सपोज ये एग्रीकल्चर फूड एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस है। मैं इसकी बात करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि मैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में ये कोर्सेज पढ़े हैं, इकोनोमेट्रिक्स ये वो फलाफा। और मैं आगे इस प्रोग्राम में जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चूँकि पॉलिसी एनालिसिस के बारे में और मैं ऑलरेडी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इस तरह के कोर्सेज के रेलिवेंट मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम को चूज़ कर रहा हूँ। फिर तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तीसरा पॉइंट आपने लिखना होता है कि ये जो कोर्स है ये आपको फ्यूचर में किस तरह काम आएगा। जिस तरह एग्रीकल्चर फूड की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं मोस्टली अपने फील्ड के रेलिवेंट ही बात करूँगा कि ये प्रोग्राम मुझे इन फ्यूचर में कैसे काम आएगा। अब ये इस प्रोग्राम से वाज़ह हो रहा है कि ये पॉलिसी एनालाइज करना है कि मैंने इन तीनों शोबों में से किसी खास शोबे में जाना है, उनकी पॉलिसी एनालाइज करनी है और उस पॉलिसी को आगे फ्यूचर में उसको बेहतरी के लिए काम करना है या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो बेसिकली आपने ये बताना था कि आपने क्या पढ़ा है, आगे किस प्रोग्राम में जा रहे हैं और वो जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं वो आपके फ्यूचर में किस तरह काम आ सकेगा। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बनता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन की जो नॉर्मल लेंथ है वो 800 अल्फाज जो वर्ड्स हैं से 1500 वर्ड्स के दरमियान में होता है। 1500 जो वर्ड्स हैं उससे आपने ज़्यादा एक्सीड नहीं करना और 800 से कम नहीं करना। कुछ प्रोग्राम्स में ये होता है कि 800 से 1000 वर्ड्स का इनफ है, कुछ में ये 1500 तक भी ये एक्सटेंड कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में कर रहे हैं और इसकी जो वर्ड की काउंट है वो कितने में, आप कितने तक आपने इसको समराइज करना है, कितने वर्ड तक रखना है। और कुछ क्वेश्चन है अनस अहमद का, isn't it challenging to get a visa for the specific country even if you win the Erasmus Mundus scholarship?
नो, अगर आपका इरास्मस मंदस के थ्रू होता है, चाहे सेल्फ पे होता है या स्कॉलरशिप पे होता है, तो आपका वीज़ा रेशो 100% है। और आप अगर आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखे हैं और आपने वो फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल की हुई हैं, तो यही है कि आपका वीज़ा रेशो 100 के 110% है। तो ये होती है इरास्मस की। और नॉर्मली एक जर्मनी की आपने शायद सुना होगा, दाद की स्कॉलरशिप होती है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कंट्रीज़ की अपने अपनी एक स्पेसिफिक बॉडीज़ होते हैं, जिस तरह हमारे HEC देती है, नीड बेस्ड भी होती है, इस तरह करके पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड भी देता है। वो स्पेसिफिक बॉडीज होती है। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में किसी भी स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन हो जाता है, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस 0.00% भी हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रिजेक्शन है। 100% वीज़ा रेशो है इसकी। बरीम का क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप, एट द एंड ऑफ BS और कैन वी अप्लाई ड्यूरिंग 7th सेमेस्टर? ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही हर सारी चीज़ें होंगी लिखी होंगी। उसमें बाद में ये मैंने खुद पर्सनली भी देखा है कि कुछ में ये लिखा होता है कि अगर आप अपने एजुकेशन के लास्ट ईयर में चाह रहे हैं, तो फिर भी आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ में ये स्पेसिफिक मेंशन होता है कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो है मिनिमम वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसकी अगर क्राइटेरिया में ये चीज़ मेंशन है कि अगर आप लास्ट ईयर एजुकेशन में चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर किसी में लिखा हो कि कंप्लीट, जिस तरह एक हमजा भाई आपको आइडिया होगा, तुर्किया बुस्लारी की एजुकेशन है। उसमें ये है कि आप लास्ट ईयर एजुकेशन बेस पे भी, वो नॉर्मली जनवरी फेब में ओपन होती है, उसमें आप लास्ट ईयर बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसकी क्राइटेरिया में क्या चीज़ आ रही है। बिलाल मुस्तफा पूछ रहे हैं कि डू वी नीड ब्लॉक अकाउंट इवन इफ वी गेट फुल स्कॉलरशिप? नो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो फिर ब्लॉक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है, वो आप 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, इतनी भी आप शो करवा दें, उसका कोई इशू नहीं होता। वो जस्ट एज ए बैकअप पे होती है, और जब आपका वीज़ा लग जाता है, फिर आप वो निकलवा भी सकते हैं। ब्लॉक स्कॉलरशिप लग जाए तो आपके सारे अखराज जो 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 होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, टोटली इनके होते हैं। सर इसका कोई आप ब्रीफ एक बता सकते हैं कि किस तरह अप्लाई करना? मैं जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, कि हमने पहले उनकी इरास्मस की जो वेबसाइट है वहाँ जाना है, फिर उनके कैटलॉग्स के थ्रू हमने अप्लाई करना है ना, जो उनकी साइट होती है। हाँ जी, इरास्मस मंथस कैटलॉग है इसका नाम। और सर इसका बता सकते हैं कि जोलॉजी वालों के लिए कौन सा, मतलब कौन कौन से फील्ड्स बेस्ट रहेंगे? भाई इस तरह तो मैं आपको नहीं कुछ भी क्लियर कट बता सकूंगा। अब बेशक साइड पे अगर कोई मोबाइल या लैपटॉप ओपन है, तो वहाँ से आप जिस तरह मैंने वो फिल्टर किया था, आपने वो फिल्टर में मेरी 2-3 और भी प्रोग्राम देखे होंगे। इसमें एक मैथमेटिक्स का देखा होगा और एक साइकोलॉजी का भी आपने देखा होगा। इवन इकोनॉमिक्स का मेरा अपना एलिमेंट था। वहाँ पे आप जब फिल्टर करके नीचे जाके सर्च करेंगे ना जोलॉजी का, तो आपको ये जितने भी आपके फील्ड के रेलिवेंट प्रोग्राम होंगे वो ओपन हो जाएंगे। फिर आपने बारी बारी सबका देखना है कि जो कोर्सेज वहाँ मेंशन आया कि वो आपने वहाँ पे पढ़े हैं या नहीं पढ़े। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये फी स्कॉलरशिप या ये जो प्रोग्राम है, ये मेरी फील्ड के रेलिवेंट है कि नहीं है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एरास्मस मेंडस के अलावा भी कोई स्कॉलरशिप्स हैं जर्मनी के लिए? जर्मनी की दो, एक इरास्मस जो सिर्फ जर्मनी को स्पेसिफाई नहीं करती। इरास्मस जो होती है वो आपकी पूरे यूरोप को, और इवन कुछ कंट्रीज यूरोप के बाहर हैं, उनको भी डील करती है। जर्मनी की जो मखसूस स्कॉलरशिप है वो है दाद की स्कॉलरशिप है, DAD। बेसिकली उसके लिए आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो फैक्टर है उसमें वो होता है कि आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के बाद। फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, और वो भी फुली फंडेड है, वो है ही जर्मनी के लिए। तो सर लेकिन एक्सपीरियंस उसमें मस्ट रिक्वायर्ड है? हाँ जी, वो जब आप उनकी वेबसाइट एक्सप्लोर करेंगे ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ कि एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप, शायद हमजा भाई ने इस चीज़ को देखा हो, कि उसमें भी उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया कि आपके पास कम से कम आई थिंक 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थैंक यू सर। और काइंडली ये बता दें कि ये जिस तरह अब हम तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, तो हमारे लिए सर कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी जर्मनी के लिए? और फॉर स्ट्रिक्ट ग्रेजुएट्स हम। फ्रेस्ट्री, फ्रेस्ट्री है आपकी? जी सर। अभी मैंने, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, अभी मैंने वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट मैंने फिल्टर किया था, वहाँ पे फ्रेस्ट्री के रेलिवेंट इरास्मस का प्रोग्राम था।
आप इसी को कैटलॉग को देखें और वहाँ पे अपना फ्रेस्ट्री जो फिल्टर यानी वो कीवर्ड आप सर्च करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फिल्टर फील्ड के रेलिवेंट कौन सी है प्रोग्राम या नहीं है, या उनमें क्या क्राइटेरिया, वो आपको सारी चीज़ें यहीं से क्लियर कर देंगी। यूरोप का एक सिस्टम ये सबसे बेस्ट है, चाहे आप किसी भी एक कंट्री की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं या ओवरऑल बात कर रहे हैं, कि ये इन्होंने सब कुछ वेबसाइट से ही आपसे डील करना आता है, ए टू जी आपको वहाँ कीजिए। और उससे बढ़कर ये चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही और आप डायरेक्टली मेल करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर वे में, जैसे इनको वर्किंग डे में टाइम मिलता है, वो आपको प्रॉपर डिटेल में वो आपको आंसर भी करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही हो और वहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया होगा कि आप इस कोऑर्डिनेटर से इस मेल के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, तो आप उनको रब्ता भी कर सकते हैं मेल के थ्रू कि जी मैंने ये कोर्स पढ़ा है, यहाँ पे इसके रेलिवेंट ये है, डायरेक्ट ये मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है, तो वो फिर भी आपको बता देंगे। थैंक यू सर। और आइलेट्स का सर कितने बैच है सर? यार इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें कुछ स्पेसिफिक देखना पड़ता है कि प्रोग्राम में उसका लेवल की बात की है, B1 B2 C1 या C2 कुछ इस तरह करके लेवल्स होते हैं, कि यहाँ उन्होंने मखसूस बैंड्स की बात की है कि 6 चाहिए, 6.5 चाहिए या नो लेस देन चाहिए। अगर तो इस तरह कोई मखसूस बात की है तो फिर आपने ज़ाहिर बात है उनको स्पेसिफाई करना है। अगर जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मतलब उन्होंने प्रॉपर मेंशन ना किया हो कि आपने इन्हीं टेस्ट को फॉलो करना है, तो फिर आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मेरा और एक्सपीरियंस सर अगर मीन हमारे कैटलॉग मतलब हमारे रेलिवेंट 2-3 कैटलॉग मिल रहे हैं, हम मिनिमम कितने में अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है, आप जितने भी आपको मिल रहे हैं आप उसमें अप्लाई कर दें। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये किसी खास कंट्री से नहीं डील हो रही होती है, हर प्रोग्राम को कोई ना कोई कंट्री, कोई यूनिवर्सिटी डील कर रही होती है। मैं वही अभी बताने लगा था कि जिस तरह प्लांट हेल्थ का मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में अप्लाई किया था, तो उसमें मेरे पास आइल्स नहीं था, मैंने जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस पे अप्लाई किया था। तो उधर मेरे सेल्फ पे एडमिशन, मेरा एडमिशन वहाँ भी हो गया था, लेकिन हो रहा था सेल्फ पे। अपने ज़रिए यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट के 2-3 हैं, हमजा भाई भी उनमें से माशाल्लाह एक हैं, उनको कंसोर्शियम स्कॉलरशिप मिली है जिसमें उनकी ट्यूशन फी नहीं होगी। तो मुझे उन्होंने वो सेल्फ पे अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन सेल्फ पे वो खर्चा बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि 18,000 यूरो पूरे 2 साल की फीस थी। तो बात करने का मकसद ये है कि क्राइटेरिया में आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे लैंग्वेज की जो मखसूस है वो चाहिए कि नहीं। जो प्लांट हेल्थ का था वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, तो मैंने प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बेस पे अप्लाई किया था। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या आफाक भाई, पहली बात तो हम जरा लेट ज्वाइन किए हमने, तो आपसे ये जी। मैंने सवाल करना है कि जो आपने ये एरास्मस मंडस की स्कॉलरशिप की बात की है, तो इसके लिए खाली लेटर ऑफ मोटिवेशन इनफ होगा मोर देन, बस इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं? इसकी में आप जिस तरह आपने रिसर्च प्रपोजल की बात की वो तो स्पेशल कंसर्न करते हैं प्रोफेसर के साथ, बाकी नहीं। ये हाँ। लेटर ऑफ मोटिवेशन बस मोर देन इनफ? हाँ, इसमें जब आप अप्लाई करते हो ना, वहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप मतलब लास्ट ऑलमोस्ट जब अपनी चीज़ें फिलअप कर चुके होते हो, लास्ट में जब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की बारी आती है, वहाँ पे अभी तक जितने मैंने प्रोग्राम एक्सप्लोर किया उन सब में रिसर्च प्रपोजल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे लेटर ऑफ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है। बाकी जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें रिकमेंडेशन लेटर भी है, CV भी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, मैट्रिक इंटर के, ये तो वो तो हर जगह पे साथ साथ चलते हैं ना। तो रिसर्च प्रपोजल का अभी तक मैंने ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखा कि किसी खास प्रोग्राम में उन्होंने पोर्टल बनाया हो कि जी आपने रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना है। इन केस अगर किसी में आ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते। अभी तक मैंने कुछ नहीं, अभी तक की जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं उनमें तो ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन इनफ है। और इसमें स्किल की जरूरत भी नहीं है ना? नहीं, इसमें ना आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी है ना आपकी कोई स्किल कंपलसरी, इवन आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात हमजा भाई, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है, क्योंकि हम तो लेट आए, पीछे पता नहीं हम इसका वो जो प्रोसेस कर रहे थे। जी जी, आपको आफाक भाई के चैनल पर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी। एक क्वेश्चन। जी जी। आप इस जैसे पूरे प्रोसेस का, जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में पढ़ रहे हैं, तो इसमें रफ अमाउंट बता सकते हैं आपकी कितनी अभी तक खर्च हुई अप्लाई अप्लाई करने में, वीजा और बाकी सारी चीजें, अगर आप कॉस्ट मिला के बता सकें रफ अमाउंट। हाँ, मैं अब उसमें वो चीज़ें भी कवर करूँगा जो रिफंडेबल है और जो वो भी करूँगा जो नॉन रिफंडेबल है। उसमें जो ब्लॉक अकाउंट सबसे मेजर जो स्टूडेंट के लिए एक अजाब होता है, और वो वाकई ही एक अजाब है कि इतनी अमाउंट एक ही टाइम में अरेंज करना बहुत मुश्किल होती है। वो मेरी बनी थी ऑलमोस्ट 35 लाख।
ठीक है, 35 लाख वो ब्लॉक अमाउंट थी, और जो ब्लॉक अमाउंट होती है वो बेसिकली आपको रिफंड हो जाती है। वो आपको उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि 934 यूरो के हिसाब से आपको वो मंथली बेसिस पे रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अभी हमजा भाई को आइडिया है कि मुझे अब दूसरा वीक है, ये इस वेडनेसडे जो गुजर गया मुझे दूसरा वीक हो गया था, मैं 2 अगस्त को जर्मनी पहुंचा हूँ। तो इस मंडे को मुझे अपने ब्लॉक अमाउंट की पहली पे आउट मिल चुकी है। ठीक है, और इसका ये सीन है कि जो ब्लॉक अमाउंट है बेसिकली वो स्टार्ट में अफोर्ड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो आपको, जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और आप उनको डिटेल्स दे देते हैं, तो वो फौरी 3 से 5 बिजनेस डेज में यानी विद इन 1 वीक वो आपको पहली पे आउट दे देते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ इस तरह मंथली बेसिस पे वो रिलीज करते हैं। एक तो ये था 35 लाख का जो ब्लॉक अमाउंट था। दूसरा जो खर्चा आया उसमें, यहाँ पे जो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती। यहाँ पे जस्ट ये एक होती है, उसको कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस बेसिकली जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं कि जी ये एडमिशन फीस है या कुछ इस तरह करके सिक्योरिटी होती है, कुछ इस तरह करके सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, एडमिशन फीस ही कह लें। वो मेरी बनी है 1 लाख, यानी 324 यूरो पहले सेमेस्टर की। अब उसके अलावा पूरे सेमेस्टर में मैंने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं देना। इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कवर होती है, यानी आपकी जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री होगी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज़ कर रहे हैं। इवन जब मुझे ये इस वीक या लास्ट वीक मुझे स्टूडेंट आईडी मिली थी, उससे पहले भी ऑलरेडी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहा था, कोई पूछ नहीं है। आप इधर विंडन सिटी जो भी बल्कि सिटी नहीं, यहाँ पे नॉर्मली हमारे यहाँ तो प्रोविंस का कंसेप्ट यूज़ होता है, यहाँ पे एक रियासत का कंसेप्ट यूज़ होता है, स्टेट उसको कहते हैं। जो मुझे स्टेट लगती है मैं उस स्टेट में जहाँ मर्जी जिस मर्जी सिटी में जा सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट के लिए खास तौर पे, और इवन जहाँ जिनको यहाँ के रिहायशी होते हैं उनके लिए भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस में ही आपकी जो कवर हो जाती है। एक ये 324 यूरो का ये हो गया। फिर मैंने जब रूम अप्लाई किया था अकोमोडेशन के लिए, तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी नॉर्मल तस्वर है कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, कोई दुकान है या मकान है, तो वो आप एडवांस में 2 से 3 किराए आप लेते हो कि इन केस जब वो छोड़ के जाते हैं तो आप उसमें अपना जो भी नुकसान होता है वो कवर अप करके बाकी अमाउंट उनको रिटर्न कर देते हो। तो वो 560 यूरो का वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट की थी, ऑलमोस्ट 2.25 लाख वो बना था। फिर उसके अलावा मैंने रेंट पहला मंथ का पे करके आया था, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट से उतरा था और सीधा मैं अपने रूम में ही आया हूँ, मुझे पहले रूम अलॉट हो गया था, मुझे उसका मसला नहीं हुआ। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट भी आपने पहले करनी है, अगर इन केस अगर आते हैं। मैं करके आया था, रूम का रेंट भी पाकिस्तान से मैं पे करके आया था। मुझे रूम की चाबी भी उन्होंने बता दी थी कि फलां लॉकर में उसका ये पासवर्ड है, वहाँ से जाकर अपनी चाबी उठा के अपना कमरा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपने हमें वो क्लियर करना है। फिर वो आपको एक लेटर देते हैं, उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड लेटर, जो आपके बाकी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए या दूसरी फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ होता है। अभी तक का जो ये खर्चा मैंने अभी बताया, ये ऑलमोस्ट कोई 40 लाख बन रहा है। 1 लाख यूनिवर्सिटी की, और कोई 70-80 हज़ार ये रूम का रेंट, और कोई 2.25 लाख ये बन गया। ऑलमोस्ट 40 लाख चले, मैक्सिमम 40 लाख ये लग रहे हैं, जिसमें से 35 लाख जो मुझे पूरे साल में रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा जो बेसिक की फीस थी वो 75 यूरो होती है, वो ऑलमोस्ट कोई 23-24 हज़ार मेरी बनी थी, 23,100 रुपया। जिस तरह यूरोज़ का रेट चढ़ेगा उस तरह ये भी बढ़ जाती है। और उसके अलावा मेरे नहीं ख्याल में बाकी ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट के लिए, यानी जो अपने कागज़ मुकम्मल करने होते हैं, वो तो सेपरेट खर्चे हैं। मतलब ये है कि 40 से 41 लाख आपका खर्चा आता है, जिसमें से 35-36 लाख यानी जितनी भी आपकी ब्लॉक अमाउंट होगी उसमें से कुछ हार्डली 1% होगा। यानी जिस सर्विस की मैंने यूज़ की है ब्लॉक अकाउंट के लिए, वो आई थिंक उसकी 50 या 60 यूरो उनकी फ़ीस है 1 टाइम की, और उसके अलावा कोई नहीं। वो उन्होंने अपने रख लेनी, बाकी जितने भी अमाउंट होगी वो सारी मुझे विद इन 1 ईयर उन्होंने ट्रांसफ़र कर देनी है मंथली बेसिस पे। तो ये सारा सीन था कि 40 से 41 लाख जर्मनी का नॉर्मली भी खर्चा आता है। ज़रूरी नहीं कि आप इरास्मस के सेल पे आएँ, या वैसे अब अगर आप जर्मनी में आते हैं तो यूरोज़ पे डिपेंड करता है कि करेंसी कितने की चल रही है। उनको यूरो से गर्ज होती है कि आपने ब्लॉक अमाउंट में इतने यूरो सबमिट करवाने हैं और रेंट आपने इतने यूरोज़ का पे करना है। तो जिसमें से आपकी ऑलमोस्ट ये कह लें कि टोटल खर्चे का कोई 70 to 80% या 90% आपको रिटर्न हो जाता है। बाकी जो है, जो नहीं रिटर्न होता, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये जब आप अप्लाई कर रहे होंगे इरास्मस के लिए भी, तो आपको पता होगा कि मैं जिस प्रोग्राम में जा रहा हूँ वहाँ पे एक मुझे डिग्री वहाँ पे कंप्लीट करनी है जर्मनी में। तो और ये बेसिकली ब्लॉक अकाउंट का जो था, ये था भी मेरे ख्याल में जर्मनी का ना। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी ऐसी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर, मतलब स्कॉलरशिप यही वाली, लेकिन किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे जर्मनी आपने जाना ही नहीं है, आपने बाकी कोई कंट्रीज जाने हैं, चार जो इतने भी थे, तो उसमें तो फिर ये क्राइटेरिया नहीं होगा ना, क्योंकि सबका अलग क्राइटेरिया होता है ब्लॉक अकाउंट का। और हाँ जी, दूसरी चीज़ ये ये कि फॉर जी, जी। इंस्टेंस अगर आप पहला कंट्री आपका लेट से इटली है, तो हुँ। और सेकंड कंट्री आपका जर्मनी है, तो क्या आपका ब्लॉक अकाउंट इटली का भी बनेगा फिर जर्मनी का भी बनेगा, इस तरह होगा?
नहीं, पहली बात जो आपने की, मैं पहले उसका क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये जो ब्लॉक अकाउंट का जो सीन है वो जस्ट जर्मनी की और कुछ से पहले नॉर्वे की, ये दो कंट्रीज पूरी दुनिया में थे जिनके लिए ब्लॉक अकाउंट कंपलसरी था। उस वक्त दोनों की एजुकेशन फ्री थी। जर्मनी की तो अब भी एजुकेशन फ्री है। नॉर्वे ने इस साल काफ़ी हद तक फीसें इंप्लीमेंट कर दी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फीस लगा दी है। और आई थिंक ब्लॉक अकाउंट अब भी उसके लिए कंपलसरी है। जर्मनी में चूँकि एजुकेशन फ्री है तो ब्लॉक अकाउंट इसके लिए कंपलसरी है ये। यार ये अच्छा, ये मेरा यूट्यूब चैनल कोई खोल के बैठा है या फेसबुक? अच्छा। दूसरी बात ये मैं कर रहा था कि हाँ, जर्मनी के लिए सिर्फ एम्बेसी की ये ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फॉरेन मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, बेशक आप एशिया से हो या बेशक आप अफ्रीका से हो या ऑस्ट्रेलिया कनाडा से, किसी भी कंट्री से हो। विद इन यूरोप तो आई थिंक इसका मुझे आइडिया नहीं कि विद इन यूरोप भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये है कि जो आउट ऑफ यूरोप के हैं तो उनके लिए तो वो कंपलसरी ब्लॉक अमाउंट है। और जो दूसरी बात आपने की कि अगर आपका पहला साल इटली में है और दूसरा साल जर्मनी में है, तो फिर इटली के लिए तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चलेगी, फिर आपका ब्लॉक अकाउंट नहीं चलेगा, क्योंकि ये जस्ट दो कंट्रीज़ के लिए ही कंपलसरी है, जर्मनी और नॉर्वे के लिए। इटली के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट चलेगी, और अगर आप नेक्स्ट ईयर जर्मनी में आते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि क्योंकि आप ऑलरेडी यूरोप में हो, तो ये देखना पड़ेगा कि यूरोप वालों के लिए भी ब्लॉक अकाउंट होता है या वो वैसे ही आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर की कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अगर किसी भी एक यूरोप के कंट्री शेंजन एरिया में अगर रहते हो, जिस तरह जर्मनी शेंजन जोन में, इसमें शेंजन एरिया जिस तरह हमारे जनूबी एशिया का एक मखसूस इलाका होता है ना, इस तरह यूरोप में भी एक इलाका है जिसको शेंजन जोन कहते हैं। इसमें 26 कंट्रीज आते हैं। अब जिसके शेंजन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का वीज़ा लग गया, वो बाकी 26 कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री है उसकी, बगैर किसी रोक टोक के वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो यूरोप में ऑलरेडी कोई पहले साल एजुकेशन कवर अप कर रहा है या उसकी होगी है, तो उसके लिए वो ब्लॉक अमाउंट की ज़रूरत होगी कि नहीं, ये बात का सीन है। इसका अभी सच मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़। जैसे इल्म में होगी तो वो फिर मैं ऑब्वियसली अपडेट कर दूँ। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ब्लॉग अकाउंट, तो क्या आप ये एडवाइस करेंगे उसे कि वो वाली कोर्स मतलब वो वाले प्रोग्राम्स देखे जिसके अंदर सिर्फ वो वाले कंट्रीज कवर हो जहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि आपने हाँ। जैसे जी जी। अच्छा, ये सिर्फ आपने बताया नॉर्वे और जर्मनी का है, तो बाकी कंट्रीज के लिए इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? नहीं नहीं, उनके लिए जस्ट बैंक स्टेटमेंट है, उनके लिए ब्लॉक अकाउंट का कोई सीन नहीं है। इवन आपने ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी या यूएसए भी जाना हो ना, किसी भी कंट्री में जाना हो, वहाँ के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है। ये जस्ट दो कंट्रीज थे। अब नॉर्वे का मुझे नहीं आइडिया कि अब भी शायद कंपलसरी है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी फीस अब लगा दी, काफ़ी लाखों में लगा दी है। और बैंक तो स्टेटमेंट कितने की तकरीबन चाहिए होती? अ, जर्मनी के लिए, नहीं, बाकी कंट्रीज के लिए से आपने जिक्र किया। यार ये जो इटली का मैं आपको बता देता हूँ, इटली के लिए ऑलमोस्ट 3 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट जो बेसिक की रिक्वायरमेंट है, उसमें 3 मिलियन की इनफ होती है बैंक स्टेटमेंट जो है ना। बाकी हर कंट्री का अपना अपना हिसाब है। यूके की इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, कनाडा की इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस कंट्री में जा रहे हैं और उसकी कितनी रिक्वायरमेंट ठीक है, थैंक यू सो मच। है। फाटमें कुछ चैट में क्वेश्चन आए हैं, वो दे देते हैं। लियान का क्वेश्चन है, सर इरास्मस मेंडिस के लिए रेफरेंस लेटर चाहिए काफी लग लग प्रोग्राम्स के लिए, तो रेफरेंस लेटर बार बार कैसे अरेंज करें? नहीं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बार एक डिफरेंट रेफरेंस लेटर बनवाना है। आपने दो बनवा, कम से कम दो रिकमेंडेड है कि दो होना चाहिए, मैक्सिमम तीन तक भी। तीन करवा लें तो सबसे बेस्ट है। नॉर्मली दो इनफ है, एक नहीं चलेगा, दो। और कोशिश कीजिएगा कि एसोसिएट प्रोफेसर का जो रैंक है उससे बनवाइएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कंसिडर होती है। तो जो भी ये दो रेफरेंस लेटर या तीन रेफरेंस लेटर जो आपने एक बार फाइनलाइज कर लिए, वही आपकी बाकी इरास्मस के बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी हो सकते हैं। मैंने यूके के लिए भी ये, इससे कुछ अर्सा पहले मेरा यूके का रहता था, तो मैंने यूके के लिए भी यही रिकमेंडेशन लेटर यूज़ कर रहा था। वही मैंने प्लांट हेल्थ प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, उसी बेस पे मैंने इधर भी अप्लाई किया था। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने हर प्रोग्राम के लिए लेटर ऑफ मोटिव, ओ सॉरी, रिकमेंडेशन लेटर सेपरेट देना है। हाँ, लेटर ऑफ मोटिवेशन पे आपको डिपेंड करेगा प्रोग्राम टू प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, फिर उस हिसाब से आपको उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक मेरा क्वेश्चन है कि some programs require proficiency in French or Spanish language in addition to IELTS. Can we get exemption from it? हाँ जी, अगर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो फिर तो कोई फिर तो नहीं वो ज़रूरी है, फिर तो आपका ऐसा इनफ है। अगर कुछ में ये कंपलसरी है कि हाँ जी आपने ये ज़बान सीखनी, आई थिंक जब अगर फ्रांस की बात की जाए तो मेरे ख्याल में वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज कंपलसरी है, तो वहाँ पे पहले आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
तो कुछ कंट्रीज में यह है कि जस्ट आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है यानी आइएलटीएस या जो भी इस तरह का वो इनफ है। There is a question from Muhammad Bilal Mustafa. What are the points that made you select Germany for masters rather than Australia, UK, Canada? हाँ, इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो थी भाई फाइनेंशियल। ठीक है, इसमें जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये बाकी कंट्रीज की बात करो कि वहाँ पे एक तो आपको मंथली बेसिस पे फीस भी पे करनी पड़ेगी, फिर आपको वहाँ पे रेंट के खर्चात भी पे करने पड़ेंगे, फिर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसमें सबसे बढ़ के है कि यानी कि अब बैंक स्टेटमेंट आपको वो 30-40 लाख वाली नहीं रही। अब आप देखेंगे तो 50 लाख से वापिस आपकी स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह की ना। तो एक तो वो एट टाइम चले फर्ज करें वो बंदा रेंज भी कर लेता था, फिर वहां जाके फिर बंदे को हर सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़नी थी। अब इसमें मैंने जो 40 लाख का खर्चा किया उसमें से 35 लाख तो विद इन 1 ईयर मुझे वो रिटर्न कर देंगे। फिर मुझे यूनिवर्सिटी की फीस की टेंशन नहीं है कि भाई मैंने मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट बनवाई है या नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी है, कुछ भी नहीं। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है वो बस नॉर्मल होती है। मेरी पहले सेमेस्टर में 324 यूरो थी, वो कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये 324 यूरो आपकी आधे मंथ की यहाँ पे अर्निंग ऑलमोस्ट बन जाती है, तो आप इजीली वो कवर अप कर सकते हो। मतलब जो मेजर एक्सपेंसेस है ना कि जो वहाँ पे जाके एक स्टूडेंट को फील करना पड़ता है कि यार मैंने नेक्स्ट मंथ इंस्टॉलमेंट देनी है या नेक्स्ट सेमेस्टर में इतने डॉलर की फीस पे करनी है, वो ये वाला यहाँ पे सीन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने ये जर्मनी भी चूज़ किया। क्वेश्चन है कि सर जैसे हमने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की और मेजर एंटोमोलॉजी में, तो क्या सर मास्टर्स में हम एग्रीकल्चर के रेलिवेंट कोई भी कोर्स करेंगे सिलेक्ट, या जो बीएससी में मेजर है वही आगे से सिलेक्ट करना होगा? इसमें ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जिस तरह प्लांट हेल्थ है ना, प्लांट हेल्थ में मेरा मेजर था एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। लेकिन प्लांट हेल्थ चूँकि अब एंटोमोलॉजी की और प्लांट पैथोलॉजी के रेलिवेंट थी, उसमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफाई मेंशन किया था आई थिंक 4 या 5 ये क्रेडिट्स जो हैं वो आपने इसके रेलिवेंट पढ़े हों। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि उनके जो क्रेडिट्स मखसूस मांग रहे हैं वो आपने माइनर में भी अगर पढ़े हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर वो मांग रहे हैं और आपने माइनर में भी नहीं पढ़े तो फिर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का आपने देखना है कि वो, अब इसमें इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट था टोटली, एग्रीकल्चर फूड वाला जिसमें मैं आया हूँ। तो मैंने मेजर में भी पढ़ा है, मेजर तो मेरा था ही, माइनर में भी मैंने एक को पढ़ा था। तो इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो जो जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं वो उसमें आपने वो क्रेडिट अपने माइनर में या मेजर में पढ़े हैं कि नहीं। अगर पढ़े हैं तो फिर आप एलिजिबल हो, अगर नहीं पढ़े तो फिर आप एलिजिबल नहीं। Bilal Mustafa question है, can we take help via ChatGPT for letter motivation and other such documents? हाँ जी, ऑब्वियसली आप लोग ले सकते हो, लेकिन उसका कॉपी पेस्ट वाला वर्जन नहीं आपने चलना। फिर यहाँ पे तो ये सीन है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से उठा के नहीं, मुल्क से उठा के बाहर फेंक देते होते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं मटेरियल को तैयार करने के लिए, लेकिन उसको बाद में आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो कि अपने उसकी वर्डिंग चेंज कर ले, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर लो, तो फिर वो चल जाता है, इसका कोई इशू नहीं है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वाला तो यहाँ पे कभी सोचना भी नहीं। Ehsani Lahi का क्वेश्चन है, if someone qualified for the DAD scholarship, does they require block account or not? नो, स्कॉलरशिप अगर आपकी फुली फंडेड लागी जाती है तो फिर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एलिजिबल होना एक सेपरेट चीज़ है, और उसका अवार्डी होना या उसको मिल जाना वो एक सेपरेट चीज़ है। एलिजिबल हो, अप्लाई कर दो, किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह आपका लग जाएगा। अगर एडमिशन मिल जाता है और आप एलिजिबल हो के मतलब आपको सब कुछ हो जाता है तो फिर आपको ब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं है। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Uh, Dear Afaq, I just wanted to confirm one thing that have you explained previously that you have to pay block amount despite having award of Erasmus Mundus? Did you explain this? एक्चुअली ये दो चीज़ें हैं, एक अवार्ड होना, एक स्कॉलरशिप अवार्ड होना, एक एडमिशन अवार्ड होना। मुझे स्कॉलरशिप अवार्ड ही, मुझे एडमिशन अवार्ड इरासमस के थ्रू हुआ ज़रूर हुआ है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर एंड हो रहा था, तो इसलिए उनके पास फंडिंग नहीं थी। अवार्ड एडमिशन मुझे अवार्ड हो गया, मतलब एडमिशन स्पेस पे मिल गया, तो मैंने ब्लॉक अकाउंट शो करवा के आ गया हूँ। अगर इन केस मुझे एडमिशन ही स्कॉलरशिप बेस पे मिल जाता, यानी मुझे स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाती, तो फिर मेरा ब्लॉक अकाउंट और जो दूसरे एक्सपेंसेस थे अकोमोडेशन के या रेंट के या ये सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, वो कुछ भी मेरे अखराजात में यूज होने थे। All right.
जी काजिब अली का क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह से लेंगे, मतलब क्या एक्सप्लेन करेंगे प्रोफेसर को, ये तो है डिफरेंट चीज है। वो तो फिर आपको डायरेक्ट अप्रोच करना पड़ेगा अपना रिसर्च पर। मैंने वहाँ पे हमजा भाई आप बेहतर गाइड कर सकोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, शायद आप भी वही चीज़ बताएंगे कि वहाँ पे आपकी सारी गेम आपके रिसर्च प्रपोजल की होती है कि वो आप कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कितना रेलिवेंट बनाते हैं। जी बाकी अगर प्रोफेसर एक्सेप्टेंस की ही चाहिए तो फिलहाल अभी कोरिया का टाइम है बेस्ट उनको इन्वेस्ट करने का, और जापान का जो है मैक्स स्कॉलरशिप के लिए वो बेस्ट टाइम है। फिर सितंबर के एंड से चाइना में इन्वेस्ट करने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, परफेक्ट टाइम जो है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन हर एक कंट्री की स्कॉलरशिप जो कह लो कि स्टाइल जो है ना डिफरेंट है, कुछ में प्रोफेसर चाहिए, कुछ में आपको डायरेक्ट या पोर्टल के थ्रू करना पड़ता है। हाँ बाकी अफाक भाई ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपने किस तरह कैटलॉग में जाके अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है वो चेक करना है कि कौन से प्रोग्राम आपसे रिलेटेड है, और ये लाजमी चेक करना है कि किस प्रोग्राम में फंडिंग आपके ईयर के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप उन्हीं प्रोग्राम्स में ज्यादा मेहनत करें। लाइक अगर आप एग्रीकल्चर लिखते हैं तो मैंने खुद सर्च किया था कि अराउंड 25 to 26 प्रोग्राम्स थे कि जिसमें एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, और उन प्रोग्राम्स में भी आप अगर आप देखें तो वो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 3 कैट आवर 4 कैट आवर्स उससे रिलेटेड पढ़े हों। तो उस वो हमने सारे माइनर में वो क्रेडिट आवर्स पढ़े होते हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं होता। हमारे स्टूडेंट्स के ज्यादातर माइंड में यही आ रहा होता है कि यार मेरा मेजर जो है वो ये है और मैं उस मेजर में क्यों स्टडी करूं। तो भाई आपको जो मौका मिल रहा है बाहर निकलने का उसमें अप्लाई करो और निकले। ये ना सोचे कि ये तो ख्याली प्लाव ना बनाए कि यार मेरा उसमें हो जाएगा, मैं पक्की बात है भाई ट्राई करो स्ट्रगल करो जिसमें होता है, लेकिन बंदे बाहर निकलो। अब मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी ये बताता हूँ कि स्ट्रगल तो मैं काफ़ी अरसे से कंट्रीज़ को हंट कर रहा था। ऑलमोस्ट 2 साल का मेरा इस चीज़ में है। ऑस्ट्रेलिया भी देखे थे, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। मैंने लास्ट ईयर हंगरी की स्कॉलरशिप में भी अप्लाई किया था, रोमानिया की स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई किया था। तो अनफॉर्चुनेटली उनमें भी नहीं अप्लाई हुआ। फिर मैंने स्वीडन में सेल्फ पे अप्लाई किया था, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था। लेकिन वो एम्बेसी, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि एम्बेसी बंद हो गई थी। तो फिर मेरा ये सीन था कि यार एडमिशन मिल रहा है, फॉर्मेलिटी सारी मुकम्मल है, एक बार निकल जाओ, चाहे फील्ड के रेलिवेंट है या नहीं है। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे अब जो पाकिस्तान में सोच के स्टूडेंट ये बैठे हुए हैं ना कि यार मैं 2 साल का एक्सपीरियंस ले लूँ फिर स्कॉलरशिप पे जाऊँ, या फिर मैं उसको हंटिंग करूँ, चलो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी। भाई जिस कंट्रीज में आप जाओगे वहाँ पे आपका एक न्यू स्टार्टअप होगा, वहाँ पे आप न्यू बॉर्न बेबी होंगे एक हिसाब के। ठीक है, वहाँ पे आपको दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वहाँ पे पाकिस्तानी एक्सपीरियंस आपका किसी काम का नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी, पेज पे लिखा जरूर होगा कि आपने ये एक्सपीरियंस किया, लेकिन वहाँ पे उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको सारी चीज़ें दोबारा से दोहरानी पड़ेंगी। तो अगर जो बंदा अफोर्ड करता है, मैं इवन अपने बाकी कलीग्स को भी और दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो एक बार यहाँ से पाकिस्तान अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से निकल जाए, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही और अफोर्ड कर सकता है। अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो फिर ऑब्वियसली स्कॉलरशिप ही हंट करे। और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी पाक भाई थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। मिस सारा काइंडली सेशन को कंक्लूड करते हैं। Now we are going to wind up this session. Jazakallah to all participants for your participation. Your active participation and engagement made this webinar truly remarkable. Jazakallah to Mr. Afaq for your precious time and valuable information. थैंक यू। थैंक यू पाक भाई, अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए।